तो ये मैंने कुछ हाईलाइट किया है यहाँ पर। यूनिट फर्स्ट से ये पार्ट, यूनिट सेकंड से ये पार्ट, यूनिट थर्ड से ये पार्ट, यूनिट फोर्थ से ये पार्ट, ठीक है। इसकी थ्योरी मैंने दे दी है तुम लोग को, इसकी भी थ्योरी दे दी है, ठीक है। और मैं इसका स्पेसिफिक पीडीएफ जो है वो दे दूंगा, मतलब इस कंटेंट के लिए, इस कंटेंट के लिए, इसके लिए और ये थ्योरी पार्ट के लिए। तो और साथ ही साथ मैं तुम लोग को जो है कुछ क्वेश्चंस दूंगा असाइनमेंट के लिए, ठीक है। हर यूनिट से, मतलब हर पार्ट से दो दो क्वेश्चन, दो दो तीन तीन क्वेश्चन दूंगा, वो आप लोग को सबमिट करना होगा असाइनमेंट, ठीक है। तो ये दो यूनिट का आप लोग को नेक्स्ट वीक तक सबमिट करना होगा, और फिर इन दो यूनिट का आपको उससे नेक्स्ट वीक तक करना होगा। तो ये दो असाइनमेंट होंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो इसके, बाकी न्यूमेरिकल्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोग के पास होंगे, उससे प्रैक्टिस करना, और कोई डाउट होगा तो वो पूछ सकते हैं। मैंने इसमें बताया था कि हमें क्या क्या तैयार करना है एग्जाम के लिए, न्यूमेरिकल पार्ट के लिए: जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड डेप्रिसिएशन, ठीक है। और इस पार्ट के लिए रेशियो एनालिसिस का पार्ट है सिर्फ न्यूमेरिकल में, और इस पार्ट के लिए हमने लास्ट क्लास में इन्वेंट्री वैल्यूएशन किया था, वो है न्यूमेरिकल का पार्ट। और आज हम ये कॉस्ट शीट करेंगे, एक न्यूमेरिकल का पार्ट ये है। इस वाले पार्ट में, फोर्थ यूनिट में, न्यूमेरिकल का पार्ट एक बजट है, दूसरा स्टैंडर्ड एंड वेरिएंस एनालिसिस है, ठीक है। तो बाकी जो है वो थ्योरी पार्ट है। ओके, क्लियर है ये सारी चीजें? ओके सर। अब हम शुरू करते हैं ये पार्ट कॉस्ट शीट का। तो सबसे पहले तो कॉस्ट होती क्या है? कॉस्ट जो भी हम प्रोडक्शन पे इनकर करते हैं, मतलब कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट होता है, उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उसके प्रोडक्शन में जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं, जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं, वो हमारा कॉस्ट होता है, ठीक है। लेकिन ये कॉस्ट जो है पूरी एक टाइप की नहीं होती है, अलग अलग टाइप की होती है, इसमें वेरियस एलिमेंट्स होते हैं कॉस्ट के। तो जो एलिमेंट्स हैं कॉस्ट, अगर एलिमेंट्स को समझे, हाँ सर जैसे लास्ट क्लास में आपने वीडियो का लिंक उसमें शेयर किया था ना गूगल क्लास में, तो आज फिर ऐसे ही करते हैं ना सर, अगर कोई डाउट होता है तो सर उसमें देख लेते हैं। हाँ ठीक है। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट जो है, ठीक है, अगर हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को समझेंगे तो हमें कॉस्ट का मतलब भी समझ में आएगा और अच्छे से समझ में आएगा। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में होते क्या है, ये डायग्राम बना हुआ है। जो कॉस्ट है, कॉस्ट हमारी तीन तरह की कॉस्ट से मिलकर के बनती है। एक हमारी मटेरियल की कॉस्ट, दूसरा लेबर की कॉस्ट, और तीसरा एक्सपेंसेस की कॉस्ट, ठीक है। अब ये जो मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट जो भी चीज, जो भी रॉ मटेरियल हम उसमें यूज करते हैं बनाने के लिए, वो हमारा मटेरियल कॉस्ट में आता है। लेबर कॉस्ट, कोई भी हम ह्यूमन रिसोर्स का इस्तेमाल करते हैं, उस पर जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो लेबर कॉस्ट होता है। फिर मटेरियल और लेबर के अलावा बाकी जो भी हम खर्चे करते हैं वो एक्सपेंसेस का पार्ट होता है, ठीक है। जैसे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंस, ठीक है, जो भी खर्चा होता है अदर देन मटेरियल और लेबर, हर कुछ जो है वो एक्सपेंसेस में आता है। लेबर पे जो भी हम खर्चा करते हैं अपने ह्यूमन रिसोर्स पे, वो सारा लेबर में आएगा, और मटेरियल पे जो भी हम खर्चा करेंगे वो सारा मटेरियल में आएगा। अब ये भी जो कॉस्ट होता है वो हमारा टू टाइप्स का होता है, डायरेक्ट कॉस्ट होता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन में होता है, ठीक है। तो जो भी कॉस्ट हमारा प्रोडक्शन में होता है वो डायरेक्ट कॉस्ट में आता है। और दूसरा इसको पहचानने का तरीका होता है, प्रोडक्ट में विजिबल होता है। जैसे हमारी गाड़ी बनी है, गाड़ी को हमने प्रोडक्शन किया है कार का, तो कार में टायर्स हमें दिखेंगे, उसके ऊपर पेंट दिखेगा, ठीक है, उसमें स्टीरियो लगा हुआ दिखेगा, उसमें गाड़ी में इंजन दिखेगा, और हमें ये भी पता है कि उसको बनाने के लिए लेबर का इस्तेमाल हुआ है।
तो ये सारे कॉस्ट जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट आएगी, जो कि डायरेक्टली विजिबल होती है हमारे फाइनल प्रोडक्ट में, ठीक है। और जो कॉस्ट हमारी डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट में विजिबल नहीं होती, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। जैसे कि इंश्योरेंस, हमने रॉ मटेरियल का या फैक्ट्री का इंश्योरेंस कराया होता है, तो वो हमें गाड़ी से देख करके नहीं पता चलता कि यहाँ कराया होगा या नहीं कराया होगा, ठीक है। इसी तरह से हमने जो है ऑफिस का रेंट दिया है, ऑफिस होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी कॉस्ट होती हैं जो प्रोडक्शन पे नहीं होती डायरेक्टली, जो कॉस्ट डायरेक्ट प्रोडक्शन पर नहीं होती, वो सारी कॉस्ट हमारी इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है। तो ये सारे एलिमेंट्स जो है मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ये भी हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो मटेरियल हमारा डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर हमारा डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। तो सिंपली हम यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि जो भी एक्सपेंडिचर्स हमारे प्रोडक्शन पर होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अगर मटेरियल यूज हो रहा है प्रोडक्शन में तो डायरेक्ट मटेरियल में आ जाएगा, लेबर यूज हो रहा है प्रोडक्शन में तो डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। उसके अलावा बाकी जो भी हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो इनडायरेक्ट में हो जाता है। मटेरियल हो रहा है प्रोडक्शन के अलावा तो वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो जाएगा, लेबर हो रही है तो वो इनडायरेक्ट लेबर हो जाएगी, एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। और इन तीनों एक्सपेंसेस को, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को तीनों कैटेगरी के मिला करके हम ओवरहेड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओवरहेड्स बोलते हैं। अब ये जो ओवरहेड्स होते हैं ये हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में होते हैं, तो हम इनको डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग सेग्रीगेट कर सकते हैं। जो फैक्ट्री और वर्क्स के हो रहे हैं, मतलब फैक्ट्री में हो रहे हैं अदर देन डायरेक्ट प्रोडक्शन, तो वो हमारे फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड में आ जाते हैं। जो हमारे ऑफिस में हो रहे हैं तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाते हैं। जो हमारे सेलिंग में हो रहे हैं वो सेलिंग ओवरहेड आ जाते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन में हो रहे हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आ जाते हैं, ठीक है। तो ओवरहेड्स को हम इन 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। अब इनको एक एक बार करके हम समझ लेते हैं तो और अच्छा हमारे जो है क्लैरिटी आ जाएगी। सबसे पहला है डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल मटेरियल होता है जो कि डायरेक्टली आइडेंटिफाई किया जा सकता है ईच प्रोडक्ट में, ठीक है। तो जो भी हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है, जैसे पेन बना हुआ है तो पेन में हमें डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसमें प्लास्टिक का यूज है, उसमें इंक का यूज है, उसमें निब का यूज है, ठीक है। तो हम उसमें मटेरियल को डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो वो मटेरियल हमारा डायरेक्ट मटेरियल की कैटेगरी में आ जाता है। तो डायरेक्ट मटेरियल कैन बी कन्वीनियंटली मेजर्ड, और हम इसे मेजर भी कर सकते हैं कि अगर एक पेन में हमारा 10 ग्राम प्लास्टिक लगा है तो 1000 पेन में हमारा कितना लगेगा, ठीक है। तो हम इसको डायरेक्टली मेजर भी कर सकते हैं कि कितना प्रोडक्ट हमारा यूज हो रहा है, और डायरेक्टली चार्ज टू द प्रोडक्ट, और ये जो है डायरेक्टली प्रोडक्ट में चार्ज किया जा सकता है। जैसे रॉ कॉटन इन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर, शुगर केन इन शुगर इंडस्ट्री, लेदर फॉर शू मेकिंग इंडस्ट्री। तो ये क्या है? एग्जांपल्स हैं डायरेक्ट मटेरियल के। तो कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल में कौन कौन सी कॉस्ट इंक्लूड होती है? जो भी ऑल टाइप का जो भी रॉ मटेरियल इशू किया जाता है स्टोर्स में, मतलब स्टोर से प्रोडक्शन में, ठीक है। तो रॉ मटेरियल स्पेसिफिकली परचेज फॉर स्पेसिफिक जॉब और प्रोजेक्ट, रॉ मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन कॉस्ट सेंटर टू अनदर कॉस्ट सेंटर, प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल लाइक कार्टून्स, कार्डबोर्ड, बॉक्सेस, ठीक है। जो भी प्राइमरी पैकेजिंग होती है, प्राइमरी पैकेजिंग वो पैकेजिंग होती है जो कि नेसेसरी होती है। जैसे सपोज करो टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को हम डायरेक्ट सेल नहीं कर सकते, टूथपेस्ट के लिए कुछ ना कुछ कंटेनर होना चाहिए, तो उसकी प्राइमरी पैकेजिंग हो गई उसका जो वो ट्यूब होता है, ठीक है। तो ये ट्यूब जो है वो प्राइमरी पैकेजिंग में आ जाएगा। तो ये जो प्राइमरी पैकेजिंग की कॉस्ट होती है वो भी जो है उसमें हमारा इंक्लूड होता है, ठीक है। तो प्राइमरी पैकेजिंग वो होती है जो एकदम नेसेसरी होती है, ठीक है। और कार्ड बोर्ड, बॉक्सेस, ठीक है, जो हमारा वो सेल के टाइम पर पैकेजिंग जो होती है वो अलग होती है। सेल के टाइम से पहले वाली जब प्रोडक्शन प्रोडक्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के निकलता है तो वो कुछ ना कुछ उसमें पैकिंग में होना चाहिए, ठीक है, वरना क्या होता है प्रोडक्ट को डैमेज हो सकता है। तो वो पैकेजिंग जो है प्राइमरी पैकेजिंग होती है, ठीक है। तो वो भी हमारा रॉ मटेरियल डायरेक्ट मटेरियल में इंक्लूड किया जाता है। फिर इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या आता है? ये वो मटेरियल होते हैं विच जो के नॉर्मली प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते हैं,
फिनिश प्रोडक्ट का पार्ट नहीं बनते हैं। इट हैज बीन डिफाइंड एज ये मटेरियल्स जो होते हैं वो जो हम एलोकेट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको अपोर्शन कर सकते हैं एब्जॉर्ब बाय द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे स्टोर्स यूज्ड इन मेंटेनेंस ऑफ मशीनरी। ठीक है, बिल्डिंग, तो बिल्डिंग में मटेरियल का यूज हुआ है बिल्डिंग को रिपेयर करने के लिए या मशीनरी को रिपेयर करने के लिए, जैसे या लुब्रिकेंट यूज होता है मशीन में। ठीक है, कॉटन वेस्ट निकलता है, ब्रिक्स का यूज होता है, सीमेंट का यूज होता है बिल्डिंग के रिपेयर में। तो ये सारी चीजें जो है हम प्रोडक्ट में नहीं आइडेंटिफाई कर सकते, ना उसमें हमें दिखता है, तो वो सारी चीजें जो है हमारी इनडायरेक्ट मटेरियल में आ जाती हैं। तो जैसे स्टोर्स यूज बाय सर्विस डिपार्टमेंट, नॉन प्रोडक्टिव डिपार्टमेंट लाइक पावर हाउस, बॉयलर हाउस, कैंटीन। ठीक है, तो जो नॉन प्रोडक्टिव यूनिट्स हैं उनमें भी जो भी मटेरियल यूज हो रहा है वो भी हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल है। मटेरियल्स विच ड्यू टू देयर कॉस्ट बीइंग स्मॉल, ठीक है, वाले मटेरियल जिनकी कॉस्ट बहुत ज्यादा स्मॉल होती है और वो भी हम कंसीडर नहीं करते हैं डायरेक्ट मटेरियल को बना कैलकुलेट करते टाइम पर। ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल की तरह हम उसको भी ट्रीट नहीं करते। तो अब क्या है कि जो चीज है, जो प्रोडक्ट, जो मटेरियल जो है हमारा प्रोडक्शन में नहीं लग रहा है, इसमें जो डायरेक्ट प्रोडक्शन में नहीं लग रहा है वो इनडायरेक्ट मटेरियल में आएगा। ठीक है, सिंपल मीनिंग ये है कि जो डायरेक्टली प्रोडक्ट में यूज हो रहा है मटेरियल वो हमारा डायरेक्ट मटेरियल है, जो प्रोडक्ट में डायरेक्ट यूज नहीं हो रहा है वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। ठीक है, अब है डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर वो लेबर है जो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं डायरेक्टली फिनिश प्रोडक्ट में। ठीक है, पेंट हुआ है गाड़ी पे तो उसको पेंट किया है किसी लेबर ने। ठीक है, जो प्रोडक्ट बना है तो प्रोडक्ट को किसी लेबर ने बनाया है, तो उसकी बनाने की लेबर जो है वो हमारी डायरेक्ट लेबर में आती है। तो वो सारे लेबर चार्जेस जो हमारे कंस्ट्रक्शन में, कंपोजिशन में, कंफर्मेशन में, कंडीशन ऑफ द प्रोडक्ट में इंक्लूडेड होते हैं। तो इसमें पेमेंट ऑफ डायरेक्ट वेजेस भी आता है, मेड टू फॉलोइंग ग्रुप्स डायरेक्ट लेबर। तो डायरेक्ट लेबर एंगेज ऑन द एक्चुअल प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, ये डायरेक्ट लेबर में आएगा। डायरेक्ट लेबर एंगेज इन एडिंग दिस मैन्युफैक्चर बाय वे ऑफ सुपरविजन, मेंटेनेंस एंड टूल सेटिंग्स। ठीक है, टूल सेटिंग, सुपरविजन, मेंटेनेंस ये भी डायरेक्टली प्रोडक्शन पे है, तो ये भी हमारा इसमें डायरेक्ट लेबर में आएगा। इंस्पेक्टर्स, एनालिस्ट एटसेट्रा स्पेशली रिक्वायर्ड फॉर सच प्रोडक्शन। ठीक है, तो प्रोडक्शन के लिए जो रिक्वायर्ड है वो इंस्पेक्टर या एनालिस्ट, उनका भी कॉस्ट जो है वो भी डायरेक्ट लेबर में आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड है वो हमारा डायरेक्ट लेबर में आएगा। इनडायरेक्ट लेबर में क्या आएगा? द वेजेस ऑफ लेबर जो हम अलोकेट नहीं कर सकते प्रोडक्ट पे, अपोर्शन नहीं कर सकते। ठीक है, किसी कॉस्ट सेंटर पे नहीं डाल सकते, कॉस्ट यूनिट्स इज नोन एज इनडायरेक्ट लेबर, तो वो हमारा इनडायरेक्ट लेबर कहलाता है। अदर वर्ड्स में कहा जाए तो वेजेस जो हम लेबर को पे करते हैं जो अदर देन और प्रोडक्शन कॉन्स्टिट्यूट इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। ठीक है, which are employed other than or production constitute indirect labor cost. Okay, so example of indirect labor are जैसे charge hands and supervisors, maintenance workers, labor employed in service departments, material handling, internal transport, apprentices, trainees, instructors, factory clerical staff, लेबर एम्प्लॉयड इन टाइम सिक्योरिटी ऑफिस। ओके, तो ये सारे हमारे एग्जांपल्स हैं कुछ डायरेक्ट लेबर के। अब डायरेक्ट और चार्जेबल एक्सपेंसेस, इसमें इंक्लूड होते हैं वो सारे एक्सपेंडिचर्स जो कि अदर देन डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर होते हैं। ठीक है, तो जो भी हमारा एक्सपेंडिचर डायरेक्ट लेबर में नहीं है या डायरेक्ट मटेरियल का नहीं है, वो सारे एक्सपेंसेस हमारे एक्सपेंसेस में आते हैं। वो सारे एक्सपेंडिचर हमारे एक्सपेंसेस में आते हैं, और वो एक्सपेंसेस अगर डायरेक्टली रिलेटेड है हमारे प्रोडक्शन से तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। तो देयर आर स्पेसिफिकली इनकर्ड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट और जॉब। ठीक है, ये क्या होते हैं? स्पेसिफिकली फॉर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट और जॉब के लिए होते हैं। वो एक्सपेंसेस हमारे डायरेक्टली उस पर्टिकुलर कॉस्ट अकाउंट में चार्ज कर दिए जाते हैं एज पार्ट ऑफ प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो एग्जांपल्स ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस जैसे एक्साइज ड्यूटी, रॉयल्टी, सर्वेयर्स फी, कॉस्ट ऑफ रेक्टिफाइंग डायरेक्ट डिफेक्टिव वर्क, traveling expenses to job, experiment expenses of project, expenses of designing or drawing, repairs, maintenance of plant obtained on hire or hire of special equipment obtained from a contract.
ठीक है, ये सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। और जो हमारे डायरेक्टली जो होते हैं, नहीं होते प्रोडक्शन से रिलेटेड, वो हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, अदर देन लेबर और मटेरियल। ओके, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम एलोकेट नहीं कर सकते, एब्सॉर्प्शन नहीं कर सकते और या एब्जॉर्ब नहीं किए जा सकते कॉस्ट सेंटर में या कॉस्ट यूनिट में, जैसे कि रेंट, इंश्योरेंस, म्युनिसिपल टैक्सेस, salary of manager, canteen, welfare expenses, power, fuel, cost of training of new employees, lighting and heating, telephone expenses, etc. ये सारे indirect expenses हैं। अब ओवरहेड जो जितने भी हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल है, इनडायरेक्ट लेबर है और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, उन सबको हम ऐड कर दें तो वो हमारे ओवरहेड्स कहलाते हैं। ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे ओवरहेड्स कहलाते हैं। तो ओवरहेड्स में बी डिफाइंड एज द कॉस्ट ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और सच अदर एक्सपेंसेस जो कि हमारे सर्विस में है, कैन नॉट बी कन्वीनियंटली बी चार्ज बाय डायरेक्टली स्पेसिफिक कॉस्ट यूनिट। तो ये सब हमारे ओवरहेड्स होते हैं। तो ओवरहेड्स हमारे सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। और ओवरहेड्स को भी हम फर्दर इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड, दूसरा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तीसरा सेलिंग ओवरहेड, चौथा डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, ये इनको समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो कॉस्ट शीट में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो तो हमें अलग अलग दिए होते हैं, लेकिन बाकी एक्सपेंसेस को हमें इन 4 कैटेगरी में बांटना होता है। कुछ एक्सपेंसेस को हमें छांटना होता है, वो फैक्ट्री में आ जाएंगे, कुछ एक्सपेंसेस ऑफिस में जाएंगे, कुछ एक्सपेंसेस सेलिंग में जाएंगे, कुछ एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूशन में जाएंगे। बाकी हमारे जो होते हैं वो सिंपल हमें डायरेक्टली दिए होते हैं, जैसे डायरेक्ट मटेरियल दे देगा, ठीक है, डायरेक्ट लेबर दे देगा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दे देगा। ठीक है, ये हमें डायरेक्टली बता देता है और अगर नहीं भी बताता हम इसे इजीली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। और जब हम इन डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं तो वो हमारी प्रोडक्ट की प्राइम कॉस्ट बन जाती है। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट क्या होती है? प्राइम कॉस्ट इज द टोटल डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो वो प्राइम कॉस्ट बन जाती है हमारी प्रोडक्ट की। अब प्राइम कॉस्ट के बाद हमें उस प्राइम कॉस्ट में ये सारे चारों ओवरहेड के एक्सपेंसेस अलग अलग सेग्रीगेट करके दिखाते हुए ऐड करने होते हैं। तो अब हमें सेग्रीगेट करना है तो उसके लिए हमें पहले इसको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट और वर्क्स, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड क्या होता है, कौन सी कैटेगरी होती है, इसमें कौन से एक्सपेंसेस हमारे आते हैं। तो फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड में सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर्स आते हैं जो कि by the undertaking from the receipt of the order until its completion in ready for dispatching। ठीक है, तो डिस्पैच होने तक के जितने भी एक्सपेंस होते हैं, ठीक है, रॉ मटेरियल खरीदने के बाद डिस्पैच होने तक के जो भी एक्सपेंडिचर होते हैं वो हमारे फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड में आते हैं। ठीक है, और जिस भी वर्ड से हमारा फैक्ट्री लग जाए, फैक्ट्री जुड़ जाए, वो भी हमारा इस कैटेगरी में आ जाएगा। तो आइदर टू कस्टमर तक डिस्पैच होने में या हमारा स्टोर्स में इकट्ठा होने में जो भी हमारे खर्चे होंगे वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज करो हमारा जो है ये मार्केट होता है, ये फैक्ट्री होता है और ये हमारा स्टोर्स होता है। स्टोर्स के बाद फिर बीच में हमारा ऑफिस होता है। तो क्या होता है, मटेरियल पहले फैक्ट्री में आता है, उसमें प्रोडक्शन चलता है, प्रोडक्शन के बाद वो हमारा इस या तो स्टोर्स में रखा जाता है या फिर वो डायरेक्ट सेल हो जाता है, या तो डायरेक्ट सेल हो जाता है या फिर वो स्टोर्स में रखा जाता है। तो और ये ऑफिस जो है ये चारों तरफ को मैनेजमेंट का काम करता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है, एक मार्केट से सामान आता है, मटेरियल आता है और ये फैक्ट्री से जब तक स्टोर्स में रखा गया है या मार्केट में पहुंचने तक का खर्चा वो पूरा जो है हमारा किसमें आएगा, फैक्ट्री ओवरहेड में आएगा। ठीक है, अदर देन डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी खर्चा होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट जो भी होगा वो हमारा फैक्ट्री में आ जाएगा, अगर वो कहाँ से, यहाँ से फैक्ट्री से रिलेटेड है या फैक्ट्री के बनने के बाद वो स्टोर्स में रखे जाने तक से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा डायरेक्ट कॉस्ट में आ जाता है। तो ओवरहेड ऑल्सो इंक्लूड क्या क्या चीजें होती हैं, जैसे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। अब ये नाम जो है ये याद रखने कौन कौन से इसमें आ रहे हैं। ठीक है, जैसे पहला
depreciation on plant and machinery, buildings and equipments, insurance charges on fixed assets, repairs and maintenance of fixed assets, electricity charges, coal and other fuel charges, rent, rates and taxes of works. ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें फैक्ट्री से रिलेटेड होने चाहिए. किससे रिलेटेड होने चाहिए? फैक्ट्री से रिलेटेड होंगे, तभी हमारे फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड में आएंगे. ठीक है. सेकंड है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड. इसमें वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो कि डायरेक्शन इनकर्ड इन द डायरेक्शन. ठीक है. तो ऑफिस डायरेक्शन का काम कहाँ से होता है? ऑफिस से होता है. तो ऑफिस से जो भी खर्चे हैं, ऑफिस के जो भी खर्चे हैं, वो हमारे सारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आ जाते हैं. ठीक है. ये एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सपेंसेस होते हैं. तो जैसे कि कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्री. Examples are the expenses in running general office. जनरल ऑफिस को चलाने में जो भी खर्चे हैं, जैसे कि ऑफिस रेंट, लाइट, हीट, सैलरी टू सेक्रेटरीज, अकाउंटेंट्स, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर्स, एग्जीक्यूटिव्स, इन्वेस्टिगेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स, मिसलेनियस फिक्स चार्जेस. ठीक है. तो अब इसमें जहां से भी हमें ये पता लगे, मतलब उस कॉस्ट के नाम से हमें ये आइडेंटिफाई हो जाए कि ये फैक्ट्री में होने वाला खर्चा है, तो वो हमारा इनडायरेक्ट इसमें आ जाएगा, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में आ जाएगा. और जहाँ पे हमें वो पता लगे कि ये ऑफिस में होने वाला है, सॉरी, तो जहाँ पे हमें पता चले ऑफिस में होने वाला खर्चा है, तो वो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा. और जहाँ हमें पता चले कि ये फैक्ट्री में होने वाला है, तो फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड में आ जाएगा. ठीक है. तो थर्ड है सेलिंग ओवरहेड. तो सेलिंग ओवरहेड वो सारा होता है जो कि सेलिंग से रिलेटेड होता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट कराना, कमीशन देना. ठीक है. ये सारा सेलिंग वाला हो जाता है हमारा. ठीक है. पैकिंग वाला खर्चा. और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन. कभी कभी मोस्टली जो है इन दोनों को एक साथ लिखा जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. ठीक है. इन दोनों को कंबाइन करके दिखाया जाता है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. अब ये होते क्या है अलग अलग? सेलिंग ओवरहेड कंप्राइज वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, और डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ सॉलिसिटिंग एंड रिकरिंग ऑर्डर्स for the articles of commodities dealt in and of efforts to find retain customers. ठीक है. तो जो भी कस्टमर को फाइंड करने में और उनको रिटेन करने में होती है, अपने प्रोडक्ट को जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन पहुंचाने में जो भी खर्चा होता है, सेल को प्रमोट करने में जो भी खर्चा होता है, वो हमारा सेलिंग ओवरहेड में इंक्लूड किया जाता है. ठीक है. तो इसमें इंक्लूड करता है जैसे सेल्स ऑफिस एक्सपेंसेस, सेल्समैन सैलरी, commissions, showroom expenses, advertisement charges, fancy packing, samples, free gifts, after sale services expenses, demonstration and technical advice to potential customers. तो ये सारे सेलिंग ओवरहेड में आ जाते हैं. और अब डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में क्या आता है कि अब सेल हो गया है, ठीक है, अब प्रोडक्ट को पहुंचाना है उसके कस्टमर तक, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा. तो जितने भी एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं प्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद से, ठीक है, इन द वर्क अंटिल इट रीचेज इट्स डेस्टिनेशन, जब तक के वो डेस्टिनेशन तक ना पहुंच जाए, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आते हैं. इसमें वेयर हाउसेज जो मैंने ये यहाँ पर बताया था, ये फैक्ट्री के कॉस्ट जो होता है, ये हमारे स्टोर्स में रखे जाने तक होता है. अब स्टोर्स में रखे जाने के बाद से जो भी प्रोडक्ट पे खर्चा होगा, वो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा. ठीक है. जैसे स्टोर्स का खर्चा, वेयर हाउस का खर्चा, वेयर हाउस के स्टाफ की सैलरी, इंश्योरेंस, expenses on delivery vans, trucks, expenses on special packing for bulk transport, losses in warehouse stocks and finished goods, damage in transit and cost of repairing. ठीक है. तो अब ये सारे जो है हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाएंगे. तो अब इसको क्लासिफिकेशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब ये क्वेश्चन तुम थ्योरी के लिए पढ़ो या न्यूमेरिकल के लिए पढ़ो, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है. अगर तुमने इसको नहीं समझा अच्छे से, तो न्यूमेरिकल में भी प्रॉब्लम होगी, और थ्योरी के लिए भी ये क्वेश्चन जो है, ये पार्ट जो इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है. तो अब ये हो गया हमारा, क्या क्या चीजें हो गई हमारी इसमें. हमने इसमें पढ़ा कि ये वेरियस एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट. तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस. ठीक है. तो अब ये तीनों जो हैं वो हमारे टू टाइप्स में, टू कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो मटेरियल हमारा बन जाता है डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल.
लेबर हो जाता है डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, एक्सपेंसेस हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, और जो हमारा इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है उनको हम ओवरहेड्स बोलते हैं। और ओवरहेड्स हम 4 कैटेगरी में दिखाते हैं अलग-अलग। हम फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड दिखाते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स दिखाते हैं, सेलिंग ओवरहेड्स दिखाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स दिखाते हैं। और मोस्टली हम इन दोनों को ऐड करके कंबाइंड दिखाते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, अब ये जो चारों टाइप के जो हमारे ओवरहेड्स हैं, इसमें तीनों टाइप की कॉस्ट होती है। तीनों में इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। ठीक है, तो फैक्ट्री में भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे, ऑफिस में भी होंगे तीनों, और सेलिंग में भी होंगे और डिस्ट्रीब्यूशन में भी होंगे। लेकिन हम उनको अलग अलग क्लासीफाई नहीं करते हैं तीनों को। हम बस इसमें क्लासीफाई करते हैं कि ये फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड है, ये ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, ये सेलिंग ओवरहेड है और ये डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आगे कॉस्ट शीट पर। तो कॉस्ट एनालिसिस कॉन्सेप्ट, कॉस्ट ड्राइवर्स, एक्चुअल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब ये कॉस्ट भी जो होती है हमारी अलग अलग टाइप की होती है, कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं। तो एक्चुअल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, अकाउंटिंग एंड इकोनॉमिक कॉस्ट होती है, कंट्रोल एंड नॉन कंट्रोल कॉस्ट, आउट पैकेजिंग, रिलीवेंट, सम कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, प्रॉफिट सेंटर्स। इसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में कोई डाउट? कॉस्ट शीट एंड यूनिट ऑफ कॉस्टिंग। कॉस्ट शीट क्या है? पहला चीज तो ये एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट होती है जो कि इनकर्ड होते हैं एवरी लेवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, तो प्रोडक्ट और सर्विसेज के मैन्युफैक्चरिंग के हर लेवल पे जो भी कॉस्ट इनकर्ड होती है, ये उसकी स्टेटमेंट होती है कि हमारी इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन पे किस किस टाइप की, कहाँ कहाँ पे क्या क्या कॉस्ट लगी है, उसका अगर हम स्टेटमेंट बना ले तो वो कॉस्ट शीट कहलाती है। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन, ये एक स्टेटमेंट होती है, वो आउटपुट ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड अलोंग विद ब्रेकअप ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हम इसमें आउटपुट दिखाते हैं और कॉस्ट को अकाउंटिंग पीरियड में कॉस्ट का ब्रेकअप दिखाते हैं कि क्या क्या हमारा कॉस्ट का ब्रेकअप है, कहाँ कहाँ कॉस्ट लगी है। ठीक है, तो टू फाइंड द टोटल कॉस्ट फाइंड करने के लिए प्रोडक्ट और सर्विसेज की जो भी कॉस्ट हमारी इनकर्ड होती है उसको हम वेरियस कैटेगरीज में ग्रुप करते हैं, जो कि हमने अभी एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में पढ़ा है। ठीक है, तो यूनिट और आउटपुट कॉस्टिंग इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। For this, it is essential to classify cost into certain constituents or categories. ठीक है, तो इसके लिए हमें जो है कॉस्ट को अलग अलग कैटेगरीज में, कंस्टिट्यूएंट्स में डिवाइड करके दिखाना होता है और इनको हम एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, तो ये जैसे मैंने कहा था, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को हम एक साथ करके दिखा देते हैं, तो यहाँ पर इन्होंने एक साथ करके बताया है। तो अब जब हम इनको तीनों को डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो वो हमारा बनता है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट क्या होता है? प्राइम कॉस्ट इज द टोटल ऑफ द डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, उसके बाद प्राइम कॉस्ट में हम इन सबको ऐड करते चलते हैं। ठीक है, प्राइम कॉस्ट में हम फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं पहले, फिर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को ऐड करते हैं, फिर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड करते हैं। ठीक है, तो इसी में कॉस्ट शीट में हम यही ब्रेकअप दिखाते हैं। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना होता है? प्राइमरी स्टेज पर हमें डायरेक्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन और इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन करना होता है। डायरेक्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन में क्या होता है? दो तीन तरह की कॉस्ट हम डायरेक्ट कॉस्ट में लेते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है? प्राइम कॉस्ट बन जाता है। ठीक है, तो इस क्लासिफिकेशन में क्या करते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट और सर्विसेज को हम ऐड कर देते हैं एक साथ। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट, टोटल डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, तो टोटल वॉल्यूम ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट हमारा क्या कहलाता है? प्राइम कॉस्ट कहलाता है। ठीक है, तो प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। नेक्स्ट स्टेज क्या होती है? हमें फाइंड आउट करनी होती है फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, तो फैक्ट्री कॉस्ट कंप्यूट की जा सकती है जब हम इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लासिफिकेशन को उसमें कंबाइन कर दें, कॉम्बिनेशन कर दें।
ठीक है। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट अब शुरू हो जाएगा। इनडायरेक्ट कॉस्ट, तो इनडायरेक्ट कॉस्ट में अमंग द क्लासिफिकेशन ऑफ ओवरहेड्स की क्लासिफिकेशन में पहला फर्स्ट और फोरमोस्ट जो होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड होता है। ठीक है। तो ये इसी सीक्वेंस में हमें याद रखना है, पहले फैक्ट्री ओवरहेड आता है, उसके बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव आता है, और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आता है। ठीक है। तो पहला सबसे पहला जो आता है वो फैक्ट्री ओवरहेड आता है। फैक्ट्री ओवरहेड एंड वर्क ओवरहेड दोनों सिनोनिमसली यूज किए जाते हैं। ठीक है। क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड जो है वो कुछ नहीं, बस क्या है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो कि फैक्ट्री साइड पर होती है। ठीक है। क्या होती है ये? वो डायरेक्ट कॉस्ट होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होती है जो फैक्ट्री साइड पर होती है। टोटल फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट जो इनकर्ड है फैक्ट्री कुड बी डिराइव्ड बाय एडिंग। तो जो टोटल फैक्ट्री कॉस्ट है या जो वर्क कॉस्ट है वो हमारा फाइंड आउट किया जाता है जा सकता है जब हम प्राइमरी कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर दें। क्या करते हैं? प्राइमरी कॉस्ट में वर्क्स ओवरहेड को ऐड करते हैं। तो जो प्राइमरी कॉस्ट हमारा डायरेक्ट कॉस्ट को ऐड करके आता है उसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड कर देंगे तो हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें ये एग्जांपल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों डायरेक्ट दिया हुआ है। वेजेस ऑफ फोरमैन, इलेक्ट्रिक पावर, लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री, स्टोर्स कीपर्स वेजेस, ऑयल एंड वाटर, रेंट ऑफ द फैक्ट्री, डेप्रिसिएशन इन प्लांट, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स। ठीक है। तो अब हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें प्राइम कॉस्ट फाइंड आउट करना होता है। तो जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं हमारे, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, उनको ऐड कर लेंगे तो हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। प्राइम कॉस्ट निकालने के बाद हमें क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड को कैलकुलेट करना है। फैक्ट्री ओवरहेड में जो भी हमारे फैक्ट्री के एक्सपेंसेस हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे वेजेस ऑफ फोरमैन, ठीक है, इलेक्ट्रिक पावर, पावर से यूज होता है, पता चल रहा है हमें पावर कहाँ यूज होती है। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी होता है तो इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरल वो हमारा ऑफिस का खर्चा होता है, लेकिन हमें मशीन्स को चलाने के लिए इलेक्ट्रिक पावर की जरूरत होती है। तो जहाँ पे भी पावर का यूज होता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, इसका मतलब वो क्या है, वो फैक्ट्री का आइटम है। ठीक है। तो फैक्ट्री, यहाँ पर लाइटिंग ऑफ फैक्ट्री डायरेक्टली विजिबल है कि ये फैक्ट्री के लिए है। ठीक है। स्टोर्स कीपर्स वेजेस, स्टोर्स कीपर्स कहाँ होते हैं, रॉ मटेरियल कहाँ पे रखा जाता है, स्टोर्स कहाँ पे होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं। ठीक है। ऑयल की जरूरत, ऑयल और वाटर की जरूरत कहाँ पड़ती है, फैक्ट्री में जरूरत पड़ती है। रेंट ऑफ फैक्ट्री डायरेक्ट फैक्ट्री के नाम से विजिबल है। ठीक है। और डेप्रिसिएशन इन प्लांट, प्लांट कहाँ होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं। कंज्यूमेबल स्टोर्स कहाँ यूज होते हैं, फैक्ट्री में होते हैं। रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स ऑफ प्लांट, ये भी फैक्ट्री से रिलेटेड है। प्लांट की बात होगी, प्लांट कहाँ होता है, फैक्ट्री में होता है। तो जहां से हमें ये आइडेंटिफाई हो कि वो फैक्ट्री में होने वाले एक्सपेंसेस हैं तो वो फैक्ट्री ओवरहेड्स हो जाते हैं, और जब हम इन सबको ऐड कर देंगे तो वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। और जब हम फैक्ट्री ओवरहेड कैलकुलेट कर लेंगे, उसको जो हम प्राइम कॉस्ट पहले कैलकुलेट किया हुआ है उसमें ऐड कर देंगे तो हमारा वो फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने कैलकुलेट किया है पहले फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो अब प्राइम कॉस्ट ये रहा प्राइम कॉस्ट, और फैक्ट्री कॉस्ट ये रहा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है। कैलकुलेट करके उसको फैक्ट्री कॉस्ट निकाल दिया, बाद में ऐड करके ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ गया। तो फैक्ट्री कॉस्ट हमारा होता है प्राइम कॉस्ट एंड फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड के कुछ इसमें आइटम्स दिए हुए हैं। ठीक है। तो जनरली ये आइटम्स होते हैं, इसके अलावा जो भी हमें पता लगे कि ये फैक्ट्री में होने वाला एक्सपेंस है तो वो हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स में आ जाता है। ठीक है। अब नेक्स्ट होता है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। नेक्स्ट स्टेज होता है प्रोसेस यूनिट कॉस्टिंग का फाइंड आउट करना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो पहले हमने क्या फाइंड आउट करा, प्राइम कॉस्ट। ठीक है। ये स्टेजेस याद करना बहुत जरूरी है। प्राइम कॉस्ट, फिर उसके बाद करा फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट, या फिर इसको हम वर्क कॉस्ट भी कहते हैं, वर्क कॉस्ट। ठीक है। वर्क कॉस्ट के पास कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉम्बिनेशन होता है फैक्ट्री कॉस्ट का और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ठीक है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट इज इक्वल टू
कॉस्ट फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में ऑफिस से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो सारे हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऑफिस रेंट, ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस डेप्रिसिएशन। तो मेंशन है यहाँ पे ऑफिस का खर्चा है। ठीक है, डायरेक्टर्स फीस कहाँ होती है? ऑफिस में होती है। मैनेजर सैलरी ऑफिस में होती है। ऑफिस स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस ऑफिस में होते हैं। पोस्टेज एंड टेलीग्राम। ठीक है, तो ये हमारे सारे ऑफिस के खर्चे हैं। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमें कैलकुलेट करनी है, तो इन सबको जो ऑफिस से रिलेटेड खर्चे हैं उन सबको ऐड कर देंगे, तो वो हमारा ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आ जाएगा। और जब हम इसको ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट में ऐड कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कैलकुलेट कर लिया है इन्होंने। फिर फैक्ट्री कॉस्ट हम पहले से प्रीवियस एग्जांपल से ले लिया है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट हो जाएगा हमारा फैक्ट्री कॉस्ट और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। अब तक हम क्या कर चुके हैं? पहला हमने किया मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हमें लेना होता है डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, फिर डायरेक्ट लेबर, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इन सबको ऐड कर दिया तो वो हमारा बना है प्राइम कॉस्ट। ठीक है, प्राइम कॉस्ट के बाद हमने ऐड किया है फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये बना हमारा फैक्ट्री कॉस्ट। ये फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, तो ये बन गया हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट तक आ गए। तो यही सीक्वेंस हमें जो है फॉलो करना होता है। प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लिया हमने। अब नेक्स्ट स्टेज जो होता है वो हमें निकालना होता है उसकी प्राइस। ठीक है, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्री कॉस्ट प्लस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, इसकी कुछ आइटम्स ही यहाँ पे दिए हुए, ऑफिस रेंट, रिपेयर्स ऑफिस, ऑफिस लाइटिंग, डेप्रिसिएशन ऑफिस, मैनेजर सैलरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम स्टेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेज होता है हमें सेल्स की वैल्यू निकालना, मतलब कॉस्ट निकालना उसकी सेल्स की। ठीक है, जो हमारा यानी कि प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट जो बिकेगा, सेल जो होगा, उस पर कितनी कॉस्ट है टोटल, वो कैलकुलेट करना होता है। तो इमीडिएट नेक्स्ट स्टेज होता है डिटरमाइन करना प्रोसेस ऑफ यूनिट कॉस्टिंग में कंपोनेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स जो होता है वो दोनों कॉस्ट का टोटल होता है, सेलिंग ओवरहेड एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। ठीक है, तो वट एवर द कॉस्ट, जो भी कॉस्ट हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, फैक्ट्री में भी और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीडिंग में भी, उनको ऐड करके हमारे सबको ऐड करके सेलिंग ओवरहेड को भी ऐड करके हम कॉस्ट ऑफ सेल्स निकाल लेते हैं। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग ओवरहेड हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। तो जो अब हमारा पिछले स्टेज में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया था, उसमें अगर हम अपना सेलिंग ओवरहेड कर दें, ऐड कर दें, तो वो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। ये सिर्फ सेलिंग ओवरहेड नहीं है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है। ठीक है, इसको लिखेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो भी कॉस्ट रिलेटेड है डिस्ट्रीब्यूशन से, वेयर हाउस से, ठीक है, वेयर हाउस से और सेलिंग से जो भी रिलेटेड है, वो सारा हमारा सेलिंग एंड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। ठीक है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में आ जाता है। जैसे सेल्समैन सैलरी, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, कैरेज आउटवर्ड, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउस चार्जेस। ठीक है, तो ये सारे हमारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड के पार्ट है। कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना होगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड को ऐड करना होगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? ये सब वो हमारा पिछले एग्जांपल में लिया हुआ है। सेलिंग ओवरहेड क्या होगा? इन सबको ऐड करके हमारा सेलिंग ओवरहेड आ जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेल्समैन सैलरी,
ये कुछ हमारे आइटम्स दिए हुए हैं, सेल्समैन सैलरी, कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन कमीशन, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, प्री सैंपल्स, वेयर हाउसिंग, डिलीवरी चार्जेस। तो ये सारे हमारे मिला करके सेलिंग ओवरहेड्स में आ जाते हैं। जब हम इसको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर देते हैं तो हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाता है। ठीक है, अब लास्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें सेल वैल्यू निकालना। तो सेल वैल्यू कैसे निकलता है? जब हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स जितना भी हमने कॉस्ट लगाया है, इनकर करा है, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं तो हमारा सेल्स निकल के आता है। ठीक है, तो सेल्स निकालने के लिए सेल्स इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स प्लस प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं तो आ जाता है। अभी हमें पूरा क्वेश्चन, कंप्लीट क्वेश्चन दिया हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन जो है आता है एग्जाम में, और हमें हर चीज को आइडेंटिफाई करके वो देखना होता है हमें कहाँ डालना है। हमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना होता है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हमें दिया होता है। इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं होती है कि हमें पहचानना हो कि डायरेक्ट कौन सा है। हमें सिर्फ ये आइडेंटिफाई करना है कि बाकी जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं उसमें से ऑफिस में कौन सा जाएगा, फैक्ट्री में कौन सा जाएगा और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा जाएगा। तो उनके नेचर के अकॉर्डिंग हम इसमें से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। जैसे फोरमैन, वेजेस ऑफ फोरमैन, फोरमैन कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। इलेक्ट्रिक पावर, पावर का यूज कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। लाइटिंग, फैक्ट्री वाला फैक्ट्री में, ऑफिस वाला ऑफिस में आ जाता है। स्टोर कीपर्स वेजेस, स्टोर कीपर्स कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। ऑयल एंड वाटर, ऑयल का यूज, वाटर का ऑयल का यूज कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। रेंट, फैक्ट्री का फैक्ट्री में जाएगा, ऑफिस का ऑफिस में जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, प्लांट कहाँ होता है? फैक्ट्री में होता है। ऑफिस का खर्चा है, ठीक है, डेप्रिसिएशन, ये प्लांट का डेप्रिसिएशन है, ये ऑफिस का डेप्रिसिएशन है, तो ऑफिस का ऑफिस में जाएगा। कंज्यूमेबल स्टोर्स कहाँ होते हैं? फैक्ट्री में होते हैं। मैनेजर्स कहाँ होते हैं? ऑफिस में होते हैं। डायरेक्टर्स कहाँ होते हैं? ऑफिस में होते हैं। ऑफिस स्टेशनरी डायरेक्ट ऑफिस में चला जाएगा। टेलीफोन चार्जेस ऑफिस में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम ऑफिस में। सेल्समैन है तो सेल्समैन सेल्स में जाएगा, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। ठीक है, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ प्लांट, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल ऑफ प्लांट, प्लांट से रिलेटेड है तो कहाँ जाएगा? फैक्ट्री में जाएगा। ऑफिस प्रेमाइजेस, ऑफिस प्रेमाइजेस है तो ऑफिस में जाएगा। कैरेज आउटवर्ड, ये सेल्स में जाएगा। ट्रांसफर रिजर्व्स, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ये कहाँ जाएगा? ट्रांसफर टू रिजर्व जो होता है वो हमारा प्रॉफिट ट्रांसफर करते हैं, ये कोई एक्सपेंस नहीं होता है तो ये नहीं आएगा। ठीक है, डिस्काउंट ऑन शेयर्स रिटर्न ऑफ, ये भी नहीं आएगा। एडवर्टाइजिंग कहाँ का पार्ट है? सेल्स का पार्ट है। वेयर हाउस चार्जेस कहाँ का पार्ट है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। सेल्स जो है, सेल्स हमें टोटल सेल्स दिया हुआ है, ठीक है, जो हमें फाइनल में सेल्स निकालना होता है। तो हमें कभी कभी प्रॉफिट मार्जिन बताया होता है, कभी कभी सेल्स बताया होता है। सेल्स बताया होता है तो प्रॉफिट मार्जिन निकालना होता है, प्रॉफिट मार्जिन बताया होता है तो सेल्स निकालना होता है। तो यहाँ पे हमें सेल्स बताया है तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करना है। इनकम टैक्स नहीं जाता, डिविडेंड नहीं जाता। ठीक है, तो कुछ चीजें हमें छोड़नी है, कुछ चीजें जो है वो एडिशनल चीजें हैं जो हमारा कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होती है। ठीक है, तो जो कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होती है वो हमें नहीं लेना होता। जैसे इसमें से हमें ट्रांसफर टू रिजर्व और डिस्काउंट ऑन शेयर रिटर्न ऑफ, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर रिटर्न ऑफ, तो कहीं नहीं लिया। ठीक है, और ना ही हमारा ये इनकम टैक्स और डिविडेंड लिया है, ना ही हमारा इनकम टैक्स और डिविडेंड कहीं पर लिया है। ठीक है, ऑफिस में आना चाहिए इनकम टैक्स, तो देखो इनकम टैक्स नहीं है, डिविडेंड भी नहीं है। ठीक है, तो कुछ पार्ट, कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो कि कॉस्ट शीट का पार्ट नहीं होती हैं, यानी कि जिनको हमें नहीं पता चलता कि ये जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड है। जो चीज प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं होती वो चीज हम इसमें नहीं लेते। जैसे कि हमारे जो एक्सपेंसेस होते हैं, हमारे जो भी चीजें होती हैं कंपनी में, जो भी एक्टिविटीज होती हैं, वो 3 टाइप्स की एक्टिविटी होती हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सी एक्टिविटी होती है? ऑपरेटिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, और एक हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी जो भी फंड रेज किया है उससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होता है, जो भी चीज होता है, डिविडेंड पे करना या फिर हमारा डिस्काउंट देना शेयर्स इशू करने पे, डिबेंचर्स का इंटरेस्ट देना, ये सारी चीजें जो है फाइनेंस की कॉस्ट होती हैं। तो ये फाइनेंस की कॉस्ट हमें इंक्लूड नहीं करनी।
इसी तरह से इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट, जैसे एसेट को बाय करना, एसेट परचेज करना, ठीक है, या फिर हमें एसेट बेचने पे लॉस हो जाना, या हमने ओल्ड मशीनरी बेची है उस पे हमें लॉस हुआ है बेचने पे वो, या फिर हमें अपने एसेट्स पे रेंट मिलना। तो ये सारी चीजें जो है नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में आती है। इसमें हमें सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही रखनी है, जो बिजनेस होता है, मेन बिजनेस से रिलेटेड एक्टिविटीज में डालनी है। और जो ये इनकम टैक्स जो पार्ट होता है, ये बाद का पार्ट होता है, प्रॉफिट के ऊपर इनकम टैक्स चार्ज होता है। ये हमारा कॉस्ट जो होता है, ये डायरेक्ट कॉस्ट, ये हमारा कॉस्ट में नहीं आता है, ठीक है। और इसी तरह से जो ये डिविडेंड है, डिविडेंड भी जो है वो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसलिए ये भी नहीं लिया गया। और जो ये हमारा इसमें ऊपर से हमने जो काटे थे, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स है, तो ये भी नहीं लिया जाएगा। डिस्काउंट ऑन शेयर्स रिटर्न ऑफ, ये भी फाइनेंसिंग का पार्ट है, ये भी नहीं लिया जाएगा। तो सिर्फ जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं वही कंसीडर किए जाएंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा कोई और एक्सपेंसेस जो है कंसीडर नहीं किए जाएंगे। बस जो हमारे ऑफिस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन और फैक्ट्री से रिलेटेड है, उनमें हमें इनको सेग्रीगेट करना होगा। जैसे हमने यहाँ पे लिया पहले डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तीनों को ऐड कर दिया तो ये प्राइम कॉस्ट हमारा आ गया, ठीक है। अब फैक्ट्री ओवरहेड्स हम लिख रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन कौन से हैं? वेजेस ऑफ फोरमैन, इलेक्ट्रिक पावर, लाइटिंग फैक्ट्री वाला, स्टोर कीपर्स वेजेस, ऑयल एंड वाटर, एंड फैक्ट्री वाला, डेप्रिसिएशन प्लांट का, कंज्यूमेबल स्टोर्स, रिपेयर एंड रिन्यूएबल्स, ठीक है। सारा सबको ऐड कर दिया तो हमारा ये निकल के आ गया फैक्ट्री ओवरहेड। ये फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर दिया हमने प्राइम कॉस्ट में, तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स देखेंगे कौन कौन से हैं। ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन, ऑफिस मैनेजर सैलरी, डायरेक्टर फीस, ठीक है, ऑफिस स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, ऑफिस प्रीमाइसेस, ठीक है, लाइटिंग ऑफिस, तो सबको ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड को हम ऐड कर देंगे अपना वर्क कॉस्ट में या फैक्ट्री कॉस्ट में, तो वो आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेना है। कैरेज आउटवर्ड, सेल्समैन सैलरी, ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजिंग, वेयर हाउस चार्जेस, सबको ऐड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। और जब सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड को ऐड कर देंगे अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में, तो आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अभी कॉस्ट ऑफ सेल्स में हमें सेल्स गिवन है, सेल्स डाल देंगे यहाँ पर, क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, ये डाल देंगे। दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारा प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट मार्जिन हमें कैलकुलेट करना था और हम इसी सीक्वेंस में रखेंगे, यानी कि सेल्स दिया हुआ तो सेल्स को पहले रख लें, प्रॉफिट को कैलकुलेट करें माइनस करके, ऐसा नहीं है। हम इसी सीक्वेंस में, हमें कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जो है फिक्स है, इसी में हमें रखना होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे दोनों के बीच में डिफरेंस, ठीक है। सेल्स गिवन होगा तो प्रॉफिट निकालना होगा, जब प्रॉफिट गिवन होगा तो सेल्स हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो दोनों में से कुछ भी हमें दिया होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉस्ट शीट का फॉर्मेट। इसमें कोई डाउट किसी को? आवाज आ रही मेरी? नो सर, कोई डाउट? यस सर, नो सर, कोई डाउट नहीं। डाउट सर, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन दूं तो बना लोगे सब लोग? कोई डाउट नहीं सर। है? यस सर। बना लेंगे। तो मैं फॉर्मेट बताता हूँ और आप लोग को बनाने को देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन इसी में से निकाल लेते हैं, लास्ट में होगा।
इसको डायरेक्ट मटेरियल मान लो, एज्यूम कर लो, ठीक है। और इसको डायरेक्ट एक्सपेंस मान लो, इसको डायरेक्ट एक्सपेंस, इसको करो क्वेश्चन, ठीक है। ये डायरेक्ट मटेरियल हो गया है, ये डायरेक्ट वेजेस हो गया है, इसको एक्सपेंस दे दो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। इस क्वेश्चन को करो। फॉर्मेट बताऊं? कॉपी है सबके पास, लेके बैठे हो? यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करो जल्दी से। फॉर्मेट हमें वैसे ही बनाना है। फॉर्मेट बनाने के लिए हम इसमें दो कॉलम बनाते हैं, एक इनर कॉलम होता है, एक आउटर कॉलम होता है। इनर कॉलम जो होता है वो अलग अलग ओवरहेड्स को टोटल करने के लिए होता है। आउटर कॉलम जो होता है ओवरहेड्स के टोटल को लिख करके उनको ऐड करने के लिए होता है। जैसे प्राइम कॉस्ट, हम सबसे पहले प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, फिर डायरेक्ट लेबर लिखेंगे, फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखेंगे, ठीक है। इनको इनर कॉलम में लिखेंगे, ठीक है। इन सबको टोटल करके हम इसको यहाँ पर दिखा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद हम यहाँ पर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ठीक है। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हेडिंग डालेंगे और जो भी फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं वो लिखेंगे यहाँ पे उनके नाम और उनकी कॉस्ट यहाँ पर लिखेंगे। तो और फिर इसका जो टोटल होगा वो हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद इन दोनों को टोटल करेंगे और वो हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स का टोटल आ जाएगा, इसको हम ऊपर लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे और फिर इसको टोटल कर देंगे तो हमारा ये यहाँ पर फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, फैक्ट्री कॉस्ट हो जाएगा। फिर फैक्ट्री कॉस्ट के बाद ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेंगे, ठीक है। तो सारे लेंगे कौन कौन से हमारे दिए हुए हैं, फिर उसको भी ऐसे इनर कॉलम में लिखेंगे और इसका टोटल यहाँ लिखेंगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेंगे, जो भी होगा हमारा वो लिख करके यहाँ पर टोटल कर देंगे और टोटल करने के बाद उसको यहाँ पे टोटल कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स में प्रॉफिट मार्जिन लिखेंगे, प्रॉफिट मार्जिन उसको ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा सेल्स, ठीक है। इस तरह से बनाओ और ऊपर हेडिंग। सर ये जनरल एक्सपेंसेस तो किसी में नहीं जाएंगे ना, छूट जाएंगे? ये जनरल एक्सपेंसेस कहाँ होते हैं? जनरल एक्सपेंसेस ऑफिस में जाएंगे। ओके। सर 23,400 रुपये मार्जिन आ रहा है क्या? कितना? 23,400। 23,400 क्या चीज आएगी 23,400? सर ये जो अपने पूछा था ना सर, क्या बताएं वो प्रॉफिट मार्जिन क्या था वो सर? कॉस्ट वैल्यू सर। कौन सा कॉस्ट वैल्यू? तो सबसे पहले इसको इसी सीक्वेंस में डालेंगे। सबसे पहले प्राइम कॉस्ट आएगा हमारा। प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है? प्राइम कॉस्ट 74,000 सर।
74,000 तो 5 चेक प्रॉपर होना सर। 60 74 नहीं आ रहा है, इनको ऐड करेंगे ज्यादा आएगा भाई। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट 29 आ रहा है। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस। ये भी जी बताया था। पहले डायरेक्ट काट मटेरियल दो। लिखेंगे, फिर यस डायरेक्ट, सर 79 आ रहा फिर है। डायरेक्ट एक्सपेंस। कितना आ रहा है? 79। तो 29 आएगा फिर तो। हाँ 79 आ जाएगा। 79 ये प्राइम कॉस्ट आ गया 79,000। अब इसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ रहा है? फैक्ट्री ओवरहेड में क्या क्या चीजें आएंगी? एक प्लांट डेप्रिसिएशन आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये हमारा नॉन ऑपरेटिंग है, ये तो रिलेटेड है ही नहीं, ठीक है। और फैक्ट्री रेंट आएगा, और कुछ आएगा? और कुछ नहीं आएगा। बस ये दो आइटम है हमारे फैक्ट्री ओवरहेड के। तो फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 9,000, ठीक है। एक ये 3,000 और 6,000, 9,000 आ जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। सर 9600 आ रहा है क्या सर? नहीं 9,000 है ना, ये 600 तो लॉस है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। अभी थोड़ी देर पहले बताया था ये हमारा जी नॉन जी ऑपरेटिंग होता है, तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, यस सर। ठीक है। तो प्लांट डेप्रिसिएशन और फैक्ट्री रेंट एंड रेट्स 9,000 हो जाएगा। तो 9,000 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88,000 हो जाएगा, ठीक है। तो फैक्ट्री कॉस्ट आ गया 88,000। अब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लेंगे, तो इसमें कौन सा हमारा? एक रेंट आ गया है, डिस्काउंट ऑन सेल्स तो हमारा सेल्स का हो गया, ये ऑफिस जनरल एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक है। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस भी उसका हो गया। तो ये दो है सिर्फ ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 5,000 के, ठीक है। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव हमारा 5,000 आ जाएगा। तो कितना हो गया ये टोटल? 93,000 हो गया। अब 93,000 के बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड लेना है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड में हमारा एक डिस्काउंट है और एक एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है। इनकम टैक्स पेड अभी थोड़ी देर पहले मना किया था, ये हमारा नहीं आता है, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 1800 हो गया हमारा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो 1800 हम यहाँ पर लिख देंगे, तो कितना हो जाएगा ये? 94,800, 94,800, ठीक है। 94,800 हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। अब सेल्स हमें दिया हुआ है 1,50,000, तो 1,50,000 हम सेल्स में लिखेंगे। और इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है 1,50,000 के और इसके बीच में डिफरेंस ये 50,000, 55,200, ये हमारा प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स मैं डाल दूंगा इसमें, उसमें क्या कहते हैं, गूगल क्लास में कुछ एग्जांपल्स डाल दूंगा, उसको देख लेना और अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर ये। सर एक वीडियो आपने डाला नहीं सर अभी? कौन सा वीडियो नहीं डाला? सर कहा था ना आपने कि यूनिट 1 और 2 का डाल देंगे तो उससे थोड़ा सा कुछ डाउट क्लियर हो जाएगा। चलो यूनिट और 1 2 का मैं वही डालूंगा यूट्यूब से कोई किसी का लेकर के लिंक, ओके सर। ठीक है। ओके सर। तो क्लियर है कॉस्ट शीट? यस सर। ठीक है। अब इसमें एक पार्ट हमारा रह गया है कॉस्ट शीट में। अब क्या होता है, मटेरियल जो होता है वो हमारा, उसका कुछ बैलेंस शुरू में होता है और लास्ट में कुछ बैलेंस बचता है, कुछ फिनिश गुड्स होते हैं उसका बैलेंस होता है, तो हमें उसका भी एडजस्टमेंट करना होता है। जैसे इस क्वेश्चन में पहले क्या दिया हुआ था? इस क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ मटेरियल दिया हुआ था, ठीक है। स्टॉक ऑफ मटेरियल शुरुआत का है, फिर रॉ मटेरियल खरीदा हुआ, प्रोक्योर्ड, परचेज्ड है, फिर स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल ये एंड का है। तो जब हमें ऐसे दिया होता है तो हमें इसको रॉ मटेरियल को पहले एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड निकालना होता है। और जैसे अगले क्वेश्चन में भी देखो, इंपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, लोकल रॉ मटेरियल, तो अब वो इंपोर्ट हो या लोकल हो तो वो सारा हमारा मटेरियल का पार्ट होता है, तो वो डायरेक्ट मटेरियल में दोनों को ऐड कर देंगे इस वाले क्वेश्चन में, ठीक है। अभी देखो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर वर्क्स और इनडायरेक्ट लेबर वर्क्स, तो ये वर्क्स वाली है तो इसका मतलब ये फैक्ट्री की लेबर है, तो ये फैक्ट्री में जाएगी, इनडायरेक्ट है, फैक्ट्री में जाएगी इनडायरेक्ट में, और ये जो है ये डायरेक्ट लेबर में जाएगा। स्टोर्स ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड स्पेयर्स,
ठीक है, तो ये स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड स्पेयर्स है, फ्यूल है, टूल्स है। तो इसका हम देख लेते हैं एक बार, जो हमारा ओपनिंग और क्लोजिंग का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। तो ओपनिंग स्टॉक को हम पहले लिखते हैं, ये फॉर्मेट है, फॉर्मेट प्रॉपर फॉर्मेट ही देख लेते हैं पहले। हाँ, तो प्राइम कॉस्ट हर स्टेज पे हमारा जो है कुछ ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक होता है। तो शुरू में अगर हमारा रॉ मटेरियल जो है एकदम रॉ रखा हुआ है तो प्राइम कॉस्ट का होता है। अगर हमारा उसमें कुछ काम हो चुका होता है, काम चल रहा होता है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा होता है, तो फैक्ट्री में होता है, ठीक है, तो वो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस फैक्ट्री के बाद दिखाया जाता है। फिर फिनिश्ड स्टॉक जो होता है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में दिखाया जाता है। तो इसका हर लेवल पे हमारा एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो पहले इसमें आ जाओ, ये हो गया था हमारा, हाँ, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब शुरू में जो स्टॉक पड़ा है हमारे पास, जो बिल्कुल रॉ है एकदम, जिसके ऊपर अभी कुछ भी काम नहीं हुआ, तो उसको हम कहाँ दिखाते हैं? डायरेक्ट मटेरियल में दिखाते हैं, शुरू में प्राइम कॉस्ट में दिखाते हैं। तो पहले उसको लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिखते हैं, फिर जो भी परचेज किया होता है वो उसमें ऐड कर देते हैं, और वो ऐड करने के बाद आ जाता है टोटल, फिर उसमें से माइनस कर देते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो हमारा ये डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। इसको हम फिर डायरेक्ट में दिखाते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो मटेरियल जो है, मटेरियल की 3 कैटेगरी है। एक मटेरियल जो एकदम रॉ मटेरियल होता है, एक जो हमारा वर्क इन प्रोग्रेस होता है, और एक जो होता है हमारा फिनिश्ड गुड होता है, ठीक है। रॉ मटेरियल की बात आती है तो वो हमारा जो है प्राइम कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल में आ जाता है, ठीक है। और वर्क इन प्रोग्रेस की बात आती है तो वो फैक्ट्री में आता है, और फिनिश गुड्स की बात आती है तो वो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। अब इन तीनों के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को हम किस तरह से दिखाएंगे, वो चीज हमें देखना है। तो अब जो मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल की बात आती है ओपनिंग और क्लोजिंग की, तो और परचेज भी हमारा उसमें होता है, तो ओपनिंग प्लस परचेजेस करते हैं माइनस क्लोजिंग, यही सीक्वेंस फॉलो करना है, ओपनिंग प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल करके हमारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम आ जाता है, ठीक है। अब इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम को, और उसके बाद सेमी फिनिश गुड्स जो होते हैं, सेमी फिनिश गुड्स मतलब जो हमारा सेमी फिनिश गुड्स होता है जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है, जिसके ऊपर अभी काम चल रहा है, अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है। इसी को सेमी फिनिश गुड्स भी हम कहते हैं, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में WIP, ठीक है, वर्क इन प्रोग्रेस और या सेमी फिनिश गुड्स। तो अब ये जो सेमी फिनिश गुड्स होते हैं, तो जब हमारा प्राइम कॉस्ट आ जाता है, जब हमारा प्राइम कॉस्ट निकल के आता है, तो उसमें हम लिखते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स जो भी हमारे लगाए हुए होते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट तो फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाता है। फिर उसके बाद हमारा जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होता है उसको ऐड कर देते हैं, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो प्राइम कॉस्ट के बाद जैसे हमारा पहले था ना, क्या कहते हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बाद आता है हमारा क्या चीज, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के बाद फैक्ट्री ओवरहेड होते हैं, ठीक है, फैक्ट्री ओवरहेड सारे ऐड कर देते हैं। तो उसके बाद हमारा आ जाता है, क्या आता है, फैक्ट्री कॉस्ट या वर्क्स कॉस्ट, फैक्ट्री कॉस्ट। तो अब इसमें हमें क्या करना है स्टॉक में, तो जो हमारा अगर रॉ मटेरियल है तो रॉ मटेरियल का ओपनिंग रॉ मटेरियल ऊपर लेना है, प्लस परचेजेस और माइनस क्लोजिंग, क्लोजिंग करके ये हमारा डायरेक्ट मटेरियल आ जाता है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो फिर उसके बाद डायरेक्ट लेबर आ जाता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आता है, प्राइम कॉस्ट आ जाता है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड पहले लेते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड लेने के बाद और फैक्ट्री कॉस्ट निकालने से पहले हमें ये ट्रीटमेंट करना है, इन दो को ट्रीटमेंट करना है, ठीक है। तो जो फैक्ट्री कॉस्ट आने से पहले जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, तो वो हम कैसे निकालेंगे, फैक्ट्री ओवरहेड में ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कर देंगे, और उसके बाद
हमारा आ जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सब कुछ वैसे ही चलेगा, बस हमारा जो रॉ मटेरियल का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस को ऊपर एडजस्ट करके हमारा डायरेक्ट मटेरियल आ जाएगा। फिर डायरेक्ट मटेरियल के बाद वैसे ही चलेगा सब कुछ, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे। फिर फैक्ट्री ओवरहेड लिखने के बाद उसमें हमारा अगर वर्क इन प्रोग्रेस है तो वो ओपनिंग आ जाएगा और क्लोजिंग आ जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर फैक्ट्री कॉस्ट आएगा। क्या करना है, प्लस करना है ओपनिंग को, माइनस करना है क्लोजिंग को। ठीक है, तो वर्क इन प्रोग्रेस है तो कहाँ होता है वर्क इन प्रोग्रेस? फैक्ट्री में होता है, तो इसलिए हमें ये फैक्ट्री ओवरहेड में कंसीडर करना है। ठीक है, उसके बाद हमारा फिनिश गुड्स जो होता है, फिनिश गुड्स वो सारी कॉस्ट लगने के बाद होता है, तो फिनिश गुड्स वाला हमारा उसका हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आएगा। ठीक है, तो जब हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैलकुलेट कर देंगे उसके बाद आता है ये। ठीक है, और ये वाला जो होता है वर्क इन प्रोग्रेस, ये फैक्ट्री कॉस्ट निकालने से पहले आएगा। ये क्या फैक्ट्री ओवरहेड के साथ साथ कंसीडर करेंगे, लेकिन ये जो है हमारा फिनिश गुड्स को हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कंसीडर करेंगे, क्योंकि फिनिश गुड्स पे हमारे सारे एक्सपेंसेस लग चुके होते हैं, सारे एक्सपेंसेस कंसीडर हो चुके होते हैं। तो फैक्ट्री कॉस्ट के बाद हम कौन सा सेलिंग, वो ऑफिस ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस ओवरहेड करेंगे। वो सारे करने के बाद हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम इस चीज को कंसीडर करेंगे, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस हमारे लग चुके होते हैं फिनिश गुड्स पे, तो इसलिए इसको बाद में कंसीडर किया जाता है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के बाद वर्क इन वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कर देंगे। ठीक है, सीक्वेंस यही करना है, प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ऊपर भी प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल में भी, और फैक्ट्री वाले में भी प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और इस वाले में भी फिनिश गुड्स का भी प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, बस स्टेजेस कहाँ पर हमें कंसीडर करना है वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब इसमें देखो दिया हुआ है डेट वाइज, डेट 1 जनवरी 2005, 31 जनवरी 2005, इसका मतलब ओपनिंग डेट है और ये क्लोजिंग डेट है। तो शुरुआत वाली डेट जो होती है ओपनिंग होती है, और लास्ट वाली डेट जो होती है वो क्लोजिंग होती है। कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मैं करके दिखाऊं आप लोग को। दिख रहा है ये स्क्रीन पे? दिख रहा है? यस सर। ठीक है, तो अब इसको हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को, मैं क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसका फॉर्मेट जब बनाएंगे तो इसमें हम दो कॉलम लेंगे। ठीक है, एक ये कॉलम हो गया और एक कॉलम हो गया, एक इनर कॉलम हो गया और एक आउटर कॉलम हो गया। ये पर्टिकुलर हो गया, पर्टिकुलर्स, और ये अमाउंट और ये भी अमाउंट हो गया। और हम क्या बना रहे हैं, कॉस्ट शीट बना रहे हैं। ठीक है, दिख रहा है ना साफ, क्लियर?
लिखा हुआ। अब सबसे पहले हम लेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ओपनिंग कौन सा वाला है? ये वाला है 60,000। तो 60,000 हम यहाँ पर लिखेंगे इनर कॉलम में। उसके बाद हम इसमें परचेजेस करेंगे, परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, ये रहा परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल एट परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, कितना है परचेजेस? 9 लाख। तो ये 9 लाख कितना आ जाएगा? ठीक है, कितना आ गया? 9,60,000 हो जाएगा ये। फिर इसके बाद इसमें से लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक हमारा 50,000 है। तो 50,000 हमने इसमें से माइनस करना है। तो ये हमारा आ जाएगा 9,10,000। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, अब डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम के बाद हमें डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेना है। तो अब डायरेक्ट लेबर कौन सा है इसमें से? एक हमें वेजेस दिया हुआ है, वेजेस पेड। तो वेजेस जो है फैक्ट्री में होता है और वेजेस पेड जो होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ठीक है, वो डायरेक्ट लेबर होता है। तो फैक्ट्री ओवरहेड डायरेक्ट दिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दिया, सेलिंग ओवरहेड दिया हुआ है, सेल्स दिया हुआ है। तो अब इसमें हमें कोई भी अलग अलग एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, और सारे हमें ऑलरेडी टोटल कैलकुलेटेड दिए हुए हैं। ठीक है, तो वेजेस जो है वो डायरेक्ट लेबर में आता है, तो हम यहाँ पर लिख लेंगे वेजेस। ठीक है, वेजेस कितना दिया हुआ है? वेजेस दिया हुआ है 4,60,000, 4,60,000। ठीक है, एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए इसमें, तो इसको हम टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा ये ना 13,70,000। ठीक है, और 13,70,000 हम यहाँ पर भी लिख देंगे। ठीक है, ये क्या हो गया? हमारा प्राइम कॉस्ट हो जाएगा, प्राइम कॉस्ट। अब इस प्राइम कॉस्ट के बाद हमें क्या करना है? फैक्ट्री ओवरहेड लिखना है। क्या लिखना है? फैक्ट्री ओवरहेड। तो ये हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे इसको, वरना आगे ऐड करना आएगा वो। फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड कितना दिया हुआ है? फैक्ट्री ओवरहेड 1,84,000, 1,84,000। ठीक है, अब इसमें हमें ऐड करना है वर्क इन प्रोग्रेस, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, और माइनस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ऐड ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस WIP कितना है? 24,000। ठीक है, और ऐड करके ये आ जाएगा हमारा 0,008,002, 2,08,000। फिर इसमें से लेस करना है क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस कितना है? 30,000, 30,000 यहाँ से लेस कर देना है। ठीक है, तो ये कितना आएगा? इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा ये? 1,78,000 लेस करके। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें इसको ऐड कर देना है। ये आ जाएगा कितना? 0,0,0,8 और 7 और 7 14 और 1 और ये 5 और 1। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम रहेगा, आगे हम इसको बड़ा कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा तो ये हो गया हमारा 15,48,000। अब इसके बाद ये हो गया हमारा क्या आ जाएगा? ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या वर्क कॉस्ट क्या आ जाएगा? फैक्ट्री कॉस्ट, क्योंकि अभी हमने इसमें फैक्ट्री ओवरहेड ऐड किया है।
तो ये फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा या वर्क कॉस्ट आ जाएगा। अब वर्क कॉस्ट निकालने के बाद हमें इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ऐड करना होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हमें और डायरेक्ट दिया हुआ है 60,000, तो 60,000 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने के बाद 0008 और 4 और 6 016, ठीक है, 16,08,000। अब ये 16,08,000 हमारा क्या आ गया एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड करने के बाद, ऐड करने के बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन करने के बाद हमारा क्या आता है, हमारा आता है ये ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ओपनिंग कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। तो इसमें ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1,20,000, 1,20,000 ऐड करने के बाद इसमें हमारा ये आ जाएगा 17,28,000। इसमें से लेस करना है हमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। वो कितना है हमारा इसमें 1,10,000, 1,10,000। ये लेस करने के बाद 0008,161, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा, ठीक है। अब इसके बाद ये ऐड करने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है, लेस करने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ठीक है। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड कितना दिया हुआ है इसमें हमारा, सेलिंग ओवरहेड 40,000 दिया हुआ है, तो 40,000 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये इसके बाद हमारा आ जाएगा 165,8,000, ये हो जाएगा हमारा कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स करने के बाद, ऐड करने के बाद हमें इसमें ऐड करना होता है प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन हमें दिया हुआ नहीं है, हमें सेल्स दिया हुआ है, तो नीचे लिखेंगे सेल्स, ठीक है, नीचे लिखेंगे सेल्स। सेल्स कितना दिया हुआ है 18 लाख दिया हुआ है, ठीक है। तो 18 लाख इसमें से माइनस करेंगे तो ये हमारा जाएगा 1,42,000, ठीक है। तो प्रॉफिट मार्जिन आ गया 1,42,000, ठीक है। क्लियर है? यस सर। अब इसमें देख लेते हैं, देखो कैसे बनाया था। ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल लिया था, परचेज ऐड किया, फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, तो मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर आया, फिर वेजेस इसमें ऐड कर दिया जो कि हमारा डायरेक्ट होता है। ऐड करने के बाद 13,70,000 प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर फैक्ट्री ओवरहेड इसमें लिया, फैक्ट्री ओवरहेड में ओपनिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स और फिर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ सेमी फिनिश गुड्स। ये करने के बाद फैक्ट्री ओवरहेड टोटल हमारा कितना आ गया, फिर ये इसमें ऐड करके ये हमारा फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड लिख दिया हमने, ऐड कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद हम इसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करने के बाद ये हमारा कितना आया था 2,30,000, वो माइनस करने के बाद 10,000 आया था। तो 10,000 माइनस करने के बाद आया, तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारा हो जाएगा, ठीक है। इसको बोलेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है, ठीक है। फिर सेलिंग ओवरहेड ऐड कर देंगे, तो इसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल्स आ जाएगा और फिर ये हमारा सेल्स लिख देंगे, तो नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा 1,42,000, ठीक है। क्लियर है ये चीज? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या अगर तुम्हारा अगर ऐसा वाला आता है, ओपनिंग और क्लोजिंग वाला आता है, तो इस तरह से आएगा, तुम्हें डायरेक्ट दिया होगा, ज्यादा जो है वो ढूंढने वाली चीजें नहीं होंगी कि कौन सा हमें क्या है, ओवरहेड फैक्ट्री ओवरहेड कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कौन सा है, सेलिंग ओवरहेड कौन सा है।
और अगर तुम्हारा ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस वाला नहीं आता है तो डायरेक्ट तुम्हारा इस तरह का क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें आइडेंटिफाई करना होता है ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में कौन सा आता है, ठीक है, और फैक्ट्री ओवरहेड में कौन सा आता है और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कौन सा आता है, ठीक है। तो ये आइडेंटिफिकेशन वाला करना होगा, ठीक है। ओके सर, चलो मैं आप लोग को जो है ये PDF जो है ये भी शेयर कर देता हूँ उसी में गूगल क्लासरूम में। सर ये PDF तो शायद है सर गूगल क्लास में, सर आपने शेयर की है? नहीं ये वाली नहीं है, ये नहीं है सर। अच्छा, जो आपने आज कराई ये वाली नहीं है, वो दूसरी ग्रुप की है, ठीक है। वो तुम्हारा अकाउंटिंग फॉर मैनेजर वाला है और ये दूसरी चीज है। सर वो थोड़ा वीडियो भेज दीजिएगा सर, थोड़ा देख ले जरा। हाँ इसका वीडियो भी मैं भेज